अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम तर बच्चे बखैर वाफ़ियत होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपसे माई स्टडी कैम्प के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ और आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बेसिकली लेक्चर नंबर 7 की जानिब बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक्स देखे थे, 2 में वाटर के बारे में पढ़ा था, 3 में कार्बोहाइड्रेट, 3 एंड 4 में कार्बोहाइड्रेट था। देन हमने 5 के अंदर प्रोटीन्स को स्टार्ट किया था, 6 में हमने प्रोटीन को कंप्लीट किया था, 6 के पार्ट 2 में हमने न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को देखा था एंड अब हम लिपिड को देखेंगे। कुछ हमने पोर्शन पार्ट 2 में पढ़ा भी था अगर आपको याद हो, लेकिन आज मैं उसको दोबारा से एक दफ़ा आपको रिवाइंड करवा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर शॉर्ट रहे ताकि टाइम भी बचे और क्वालिटी भी आपको मिल जाए और क्वांटिटी भी मिल जाए। तो आज के पहले पिछले लेक्चर्स का रिकैप लेते हैं और फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 1 में, जैसा कि आपको याद है, बायोलॉजी जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशंस थी, जो भी क्वांटिटीज़ थी, वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। और उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस मैंने आपको पढ़ाए थे, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। मैंने बोला था ये आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए, आगे यही काम आएंगे। देन हमने वाटर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। वाटर को मैंने फुल इन डेप्थ जाके उसका हर एस्पेक्ट आपको बताया था। इससे ज़्यादा ना ज़रूरत है ना किसी ने बताना है। हमने इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन भी देखी थी और देन हमने इसके अंदर जितनी भी इससे रिलेटेड आपके पास जितनी भी टर्म्स थी वो सारी की सारी हमने डिस्कस की थी। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ये भी आपने अच्छे से इसको याद करना है क्योंकि ये किसी भी बुक में नहीं लिखा लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसी की बिना पर आप जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसको बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था और उसकी जितनी भी डेप्थ थी, जो भी चीज़ें थी याद करें। इसमें मैंने फिर आपको लेफ़्ट का, राइट का, लीवो का, डेक्स्ट्रो का वो सारा कॉन्सेप्ट दिया था, अल्फ़ा बीटा भी बताया था। अच्छा, एक बच्चे का कल क्वेश्चन आया था कि सर लैक्टोज में और सेल्यूबियोज में कौन सा बॉन्ड होगा, तो बेटा मैंने आपको बताया था वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो ये आप लोग याद कर लें और अगर कहीं नहीं लिखा हुआ तो उधर लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ा है, हमने इसमें पॉलीसेकेराइड्स को पढ़ा था, पहले ओलिगोसेकेराइड्स एंड देन हमने क्या पढ़े थे, पॉलीसेकेराइड्स। फिर जितनी भी जो इम्पोर्टेंट था लास्ट के अंदर मैंने आपको करवाया था रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। और उसके बाद फिर हमने प्रोटीन्स को बहुत ही डेप्थ में जाके समझा था कि ये कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं। फिर मैंने आपको असेंशियल, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड के लिए निमोनिक बताए थे और जो भी उससे रिलेटेड टर्म्स थी वो सारी की सारी हमने पढ़ ली थी। फिर हमने पेप्टाइड बॉन्ड देखा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था जो याद रखने वाला है कि डाइसल्फाइड ब्रिज हर अमीनो एसिड नहीं बना सकता, सिर्फ कौन सा बना सकता है, सिस्टीन। ये याद रखना है। क्यों बना सकता है, क्योंकि सिस्टीन के अंदर सल्फर का मॉलिक्यूल मौजूद है और किसी अमीनो एसिड में नहीं होता। मिथ्यूनिन में होता तो है लेकिन वो अंदर होता है, वो इसके अंदर यानी डाइसल्फाइड ब्रिज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट फिर मैंने आपको कुछ टेबल्स बनवाए थे और फिर हमने इनका और भी चीज़ें देखी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ थी जिसको करेक्ट करना था हमने, वो आप देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। हमने ना एक हार्मोन में लिख दिया था टेस्टोस्टेरोन के साथ इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन तो है लेकिन वो जो टेस्टोस्टेरोन है ना, सॉरी टेस्टोस्टेरोन एक स्टीरॉयड हार्मोन है, वो प्रोटीन हार्मोन नहीं है। वो करेक्ट कर लीजिए, उधर मैंने एज अ हार्मोन लिखवाया था, उसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। देन फिर हमने इसके अंदर जितनी भी रिलेटेड चीज़ें थी, म्यूटेशंस के बारे में मैंने आपको बताया और जो भी इसके रिलेटेड आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो की। फिर हमने स्ट्रक्चर्स को पढ़ा और उसके बाद फिर न्यूक्लिक एसिड का जो डीएनए वाला चैप्टर है वो हमने लेक्चर है वो हमने स्टार्ट में पढ़ लिया था। देन हमने न्यूक्लिक एसिड जो बाकी रिमेनिंग था वो हमने किया सारा। इसमें मैंने एनएडी, एफएडी, एनएडीपी, एनएडीपीएच, एफएडी, एफएडीपीएच ये सारे आपको करवाए थे। देन हमने वाइटामिन्स को देखा था कि कौन से लिपिड सॉल्युबल होते हैं और कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। फिर हमने लिपिड्स को स्टार्ट किया था। लिपिड्स के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था, मुझे याद है इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन मैं आज उस चीज़ को यानी दोबारा से रिवाइंड करूंगा। तो हम आज के लेक्चर की जानिब बढ़ चलते हैं। अच्छा, तो बच्चों आज का आपका टॉपिक है बेसिकली लिपिड। तो हमेशा हमारी ये रवायत रही है कि जब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने लगते हैं तो बेसिकली हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं ये जानना बहुत लाजमी है। पहली बात है कि लिपिड क्या है, आपके अंदर मौजूद एक बायोमॉलिक्यूल है, लेकिन कुदरत ने इसको हमारे अंदर क्यों रखा है
ऑल्दो हम कहते हैं कि लिपिड बॉडी के लिए ज़्यादातर, ठीक है, ये आपके मोटापे का बायस बनता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जो सुपरफिशियल होता है और फिर जो क्या विजरल लिपिड्स थे और विजरल फैट था, वो सारा आपको समझाया था कि मोटापा कौन सा कॉज करता है, एडिपोज टिश्यू, और वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, आपको याद होंगी। तो उसके साथ साथ इसके फ़ायदे हैं, तो कुदरत ने इसको, हर वो चीज़ जिसका फ़ायदा है ना, कुदरत ने उसको हमारे जिस्म का हिस्सा बनाया और फिर फरमाया कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे एटामोलॉजी। सबसे पहले हम इसकी एटामोलॉजी देखेंगे कि ये वर्ड आया कहाँ से। आपके पास एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है लाइपोज, उधर से ये वर्ड आया फ्रेंच में, लाइपिडी बन गया, ठीक है, लाइपिडी, और वहाँ से ये वर्ड बन गया इंग्लिश में आके लिपिड। तो एक्चुअल इसका जो ओरिजिन आप कहेंगे वो क्या है, वर्ड का ग्रीक वर्ड है, लाइपोज से हमने इसको फ्रेंच, और देन फ्रेंच से आपने इसको इंग्लिश में लेकर आए लिपिड में, लेकिन आपने इसका ओरिजिन याद रखना है, क्या है, ग्रीक लिपिड है, ग्रीक वर्ड है लाइपोज, और लाइपोज का मतलब होता है फैट। पहली चीज होगी, ठीक है, कि ये वर्ड आया कहां से है वो हमने देख लिया। दूसरी चीज है कि जैसे हमने देखा था कि अमीनो एसिड में ये वाले मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हमने पढ़ा था पुरानी बातें। अब आप देखें कि आपने लिपिड के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को, एलिमेंट्स को पढ़ना है। इधर आपके पास कार्बन होता है, इधर आपके पास ऑक्सीजन होता है, इधर आपके पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है। लिपिड में आपके पास फॉस्फोरस भी होता है, इसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो यहां पर जो याद रखने वाली बात है, इट इज़ अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। जितने भी आपके पास एलिमेंट पाए जाते हैं, मैं बायो एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, 118 की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको बायो एलिमेंट्स के बारे में सारा बताया। तो वो सारे के सारे इसमें आने के चांसेस हैं, लेकिन मोस्टली क्या प्रेजेंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये 5 सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है कि लिपिड को लिपिड का नेम दिया किसने है, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो बेटा बेसिकली उसका नाम था ब्लूर, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे ब्लूर जिन्होंने इसको नाम दिया है लिपिड, और डेट थी तब 1943, ठीक है, हमारे आज़ाद होने से 4 साल पहले, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, नेक्स्ट थिंग आप देख लें कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। अब हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड मैंने आपसे ये 4 दफ़ा सवाल किया था पिछले लेक्चर्स में, 12 डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आपसे ये टोटल 4 दफ़ा क्वेश्चन कर चुका हूँ। तो हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड हम इसलिए कहते हैं, देखो अगर आप प्रोटीन की बात करो तो उसमें जस्ट अमीनो एसिड हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे तो उसके अंदर मोनोसेकेराइड्स हैं, चाहे ओलिगोसेकेराइड की बात करें उसमें भी सब यूनिट्स मोनोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड की बात करें सब यूनिट मोनोसेकेराइड है। लेकिन जब आप लिपिड के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको कोई एक स्पेसिफिक मोनोमर नजर नहीं आएगा, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलीमर। आप बाकी तमाम बायोमोलेक्यूल्स को पॉलीमर पढ़ सकते हो सिवाय लिपिड के, क्यों, बिकॉज इट इज अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास कि ये नॉन पोलर होता है बच्चों। अब आप बोलोगे सर फॉस्फोलिपिड में आपने हमें बोला था ये एम्फीपैथिक होता है, यानी इसमें पोलर हेड भी होता है और नॉन पोलर। बेटा मैंने वो फॉस्फोलिपिड का बोला था। लिपिड्स जो हैं सिर्फ फॉस्फोलिपिड पर ही मुश्तमिल नहीं है, इसमें डिफरेंट क्लासेस है, इसमें टोटल 8 क्लासेस मैं आपको पढ़ाऊंगा। उन 8 में से एक एक्सेप्शन हो सकती है बिकॉज इट इज़ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। वहाँ पर पोलर हेड आएगा लेकिन उसके साथ नॉन पोलर भी होगा। तो ये मोस्टली क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आपको पता है क्लोरोफिल की टेल आप पढ़ते हैं, इट इज़ नॉन पोलर, ठीक है, इसीलिए फाइटोल जिसे आपने नाम दिया था वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है। वो नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि वो बनी हुई है आपके पास किससे, लिपिड से। अब ये एक न्यू चीज़ है, आपने कभी सोचा भी नहीं है। वो टर्पिनाइड्स होते हैं, वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। तो चूंकि ये नॉन पोलर है सो इनसॉल्युबल है किस में, पानी में तो ये सॉल्युबल हो ही नहीं सकती, ठीक है, इनसॉल्युबल इन H2O, ठीक है, वाइल सॉल्युबल इन किस में सॉल्युबल हो जाएगा फिर, सॉल्युबल इन अल्कोहल, सॉल्युबल इन एसीटोन, सॉल्युबल इन बेंजीन, सॉल्युबल इन ईथर, ठीक है। ये बहुत सारे जो मैंने आपको लिखवाए हैं सारे क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बेसिकली कैसे एग्जिस्ट करते हैं,
नॉन पोलर होते हैं। अच्छा, अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर देखते ही ज़िम्नन एक बात मेरे ज़हन में आई है, तो मैंने कहा चले आपके ज़हन में भी ये क्वेश्चन आया हो सकता है। आप कहेंगे सर आप कह रहे हैं अल्कोहल इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो फिर ये वाटर में डिसॉल्व कैसे हो जाता है? अगर ये नॉन पोलर है तो इसको भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये वाटर में डिसॉल्व इसलिए हो जाता है बिकॉज इसके अंदर क्या मौजूद है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर डिसॉल्व इट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि जिसमें जिस चीज़ में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी वो इसको डिसॉल्व कर लेगी। लेकिन हम ईथर में देखें तो एक बहुत वीक केस आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मिलता है, इसीलिए ईथर वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। और आपने फिर इसके लिए अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 केमिस्ट्री के अंदर। वो हमने जब चीज़ें वैसे तो वो सिलेबस में नहीं है, उसको मैं नहीं छेड़ूंगा, लेकिन अगर कभी बताना पड़ा तो वो फिर आपको उसके साथ उन बातों का हम जिक्र करेंगे ज़रूर। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है साइज की बात कर लेते हैं इसके फटाफट से। ठीक है, साइज का क्या सीन होगा? आपके ज़हन में आ रहा होगा सर साइज से क्या मुराद है? बेटा इनका साइज इंटरमीडिएट होता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने कभी प्रोटीन के लिए साइज की बात नहीं की, मैंने कभी कार्बोहाइड्रेट के लिए साइज की बात नहीं की, मैंने न्यूक्लिक एसिड के लिए कभी साइज की बात नहीं की। ये मैंने क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ये इंटरमीडिएट साइज यानी इनका साइज ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, बट इधर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैंने साइज का जिक्र किया वो क्या है कि दे नेवर अचीव जाइंट मॉलिक्यूल साइज। इनका साइज कभी इतना बड़ा नहीं होता कि ये जाइंट, लाइक डायमंड मैंने आपको बताया वो एक मॉलिक्यूल है, कार्बन का एलोट्रॉप है, बताया ना मैंने। तो कभी भी इस काबिल नहीं हो पाएगा कि उतना बड़ा मॉलिक्यूल बना सके। अब जेन में आएगा सर फैट जो बॉडी के इर्द गिर्द आता है वो इतना बड़ा हो जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है, तो वो मतलब कि कैसे हो सकता है? तो बेटा उसका आंसर ये है, वो फैट प्योरली फैट नहीं होता, वो सेल्स होते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे होते हैं जिसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन आए, जितने भी पॉसिबल होते हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसके अलावा ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एंड डू नॉट अचीव जायंट साइज। ठीक है, होप यू गॉट इट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग यहां पर लगाएं, दैट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हैं तो फिर हमें इनको क्यों नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसका आंसर लास्ट लेक्चर में दिया था मैंने, अगर याद हो आप लोगों को। ठीक है, एक बच्चे ने, मरियम ने नीचे कमेंट किया था और उसने बहुत अच्छी डिटेल बताई थी जब मैंने क्वेश्चन किया था। ठीक है, मैंने वो क्वेश्चन चेकआउट किया था एंड दैट डिटेल वाज परफेक्ट। ओके, अच्छा देख ले, नेक्स्ट देखते हैं कि ये सबसे पहली चीज है कि ये चीफ मीन है किस चीज का? चीफ मीन ऑफ लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, ये एक वो रास्ता है जिसमें हम लंबे अरसे के लिए एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। किसमें? जानवरों में, इन एनिमल्स। इसीलिए मोटे लोगों के अंदर जो फैट होता है वो काफ़ी देर तक रिटेन रहता है, अनलेस जब तक वो उसको एक्सरसाइज करके कम नहीं करते, उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते। ये चीज़ जो एडिपोज टिश्यू है उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी आपके साथ। ठीक है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो वो पहले लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2 देखे। अच्छा नेक्स्ट है, मैंने आपको ये भी बताया था कि दे स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एज कंपेयर टू अदर बायोमोलेक्यूल्स, अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और उसकी वजह क्या होती है? उसकी एक वजह होती है, वो क्या होती है? वो बेसिकली ये होती है कि इट हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत हाई प्रोपोर्शन पाया जाता है, एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो सकती है एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में। ठीक है, लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन एक अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का तो हम वाटर को इतना पीते हैं, हमें उसी से एनर्जी मिल जाती है, हमें खाना खाने की ज़रूरत ना पड़ती। ठीक है, अच्छा
अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी हम उन्हें कर चुके। यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आप लिख लें, ठीक है। मैं आपको एक नाम लिखवाने लगा हूँ, ट्राइस्टीरिन, ठीक है। ट्राई, ये आप लोगों ने नहीं सुना होना पहले कभी नाम, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल लिपिड है। इसका फॉर्मूला अगर आप याद करना चाहें, चॉइस इज योर्स, मैं फोर्स नहीं करूँगा। अगर आपका दिल करे याद कर लीजिएगा, ना करे ना कीजिएगा, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, ठीक है। C57H110N6, जो केपी वाले बच्चे हैं वो कर लें क्योंकि उनकी बुक में ये लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, बाकी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी कि ये इन मेम्ब्रेन में यूज़ होता है और वो सब आप उधर से देख सकते हैं उस लेक्चर में। ये सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दी थी, मैं उन छोटी छोटी बातों की तरफ अब वापस नहीं जाऊँगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो किस मतलब क्लासिफिकेशन हम लिपिड्स की कैसे करते हैं? ये एक हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। हमने प्रोटीन में कोई ऐसी खास क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ी थी। प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स, either they are primary, either they are secondary, either they are tertiary, either they are quaternary, but they are still protein। लेकिन यहाँ पर आप स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, कंपोनेंट चेंज कर रहे हैं, यहाँ तक के कई केसेस में आप एलिमेंट्स भी चेंज कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपके पास एसाइल ग्लिसरॉल, सेकेंड इज वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। टर्बिनॉइड्स के अंदर स्टीरॉयड और कोलेस्ट्रॉल आते हैं। अब देखो कि कभी आप लोगों ने ये चीज़ सोची भी नहीं होनी कि टर्पिनाइड बेसिकली आपकी बॉडी का एक अच्छा खासा पोर्शन है। मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। आपके सेक्स हार्मोन जितने भी हैं वो सारे क्या है? स्टीरॉयड है बेटा, ठीक है। एंड लास्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोस्टाग्लैंडिन, याद रखिएगा ये एक लोकल हार्मोन है। व्हाट इज लोकल हार्मोन, ये हम आगे इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि एसाइल ग्लिसरॉल क्या है? इट इज एन एस्टर। ये एक एस्टर है। इसके अंदर बॉन्ड कौन सा है? एस्टर लिंकेज पाया जाता है। एस्टर किस चीज का है? ऑफ फैटी एसिड अल्कोहल, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। और वो अल्कोहल कौन सा होगा? अल्कोहल कौन सा होगा बेटा? अल्कोहल ज्यादातर पाया जाता है कौन सा? ग्लिसरॉल, लेकिन नॉट ऑलवेज। मैं ये बात क्लियर कर दूं, कोई ये बात ना सोचे कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ही होगा हमेशा, ठीक है। वो आपको एमसीक्यू में फैटी एसिड और अल्कोहल भी कह सकता है, वो भी ठीक ऑप्शन होगा। हम नहीं रोक सकते कि सर वो गलत होगा। और इस प्रोसेस को, यानी कि फैटी एसिड के अल्कोहल के साथ मिलके एक एसाइल ग्लिसरॉल बनाने वाले प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन बच्चों, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, मैं एक जिम्नन छोटा सा रिएक्शन लिखना चाहता हूं। देखिए आप, C2H5, ये पीटीबी में भी दिया गया और एफटीबी में भी दिया गया ये रिएक्शन, ठीक है। एंड CH3COOH एंड इट विल गो टू C2H5 COCOCH3, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन यहाँ नहीं पढ़ना आपने सिर्फ, ठीक है। आप लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ यहीं पे ख़त्म है। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 13 केमिस्ट्री बुक में लास्ट टॉपिक है, वहाँ पर आपने ये चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन था, आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। तो चीज़ों को रिलेट करके याद रखा करें। इतना दिमाग किसी में नहीं है कि वो यहाँ भी याद करे वहाँ अलग से। हाँ, वो थोड़े से स्ट्रक्चर्स को अजीब करके बना देते हैं, लेकिन चीज़ें यही होती हैं, इनको रिलेट करके रखा करें। अब तो वैसे भी रट्टा बेस नहीं है, आपका टेस्ट जो होना है वो सारे का सारा क्या होना है? कॉन्सेप्चुअल होना है, ठीक है। नाम का कॉन्सेप्चुअल होना है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आप देखें। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लें, ये मिस्टेक है पीटीबी के अंदर, ठीक है। लेकिन हम उसको, मैं सब बच्चों के लिए लिख रहा हूँ, चूँकि मैं पीटीबी वालों को पीटीबी का बताऊँगा, वो उसको फॉलो करना चाहें, चॉइस इज देयर। एंड जिनकी बुक में लिखा हुआ है दूसरे वाला, वो उसको कॉपी कर लें, ठीक है। अच्छा, पीटीबी कहती है कि हाइड्रोजन इज रिलीज्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात कॉन्सेप्चुअली तो ठीक लगती है कि एसिड प्रोटॉन दे रहा है एंड हाइड्रोक्सल इज गिवन फ्रॉम अल्कोहल। ये कॉन्सेप्चुअली बात बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है। इज गिवन फ्रॉम
जितनी भी मैंने हायर बुक्स देखी हैं उनके अंदर दिया गया है कि हाइड्रोजन इज रिलीज फ्रॉम अल्कोहल एंड हाइड्रोक्सल इज गिवन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लाइन लिखी गई है पीटीबी के अंदर। तो जो पीटीबी के बच्चे हैं जिन्होंने यूएचएस देना है वो इसको फॉलो करेंगे, और जो बाकी बच्चे हैं जिनकी बुक में ये नहीं लिखा गया या जो फेडरल, जिनकी बुक में नहीं लिखा गया वो फेडरल को फॉलो करेंगे। ठीक है, आप सब ने ढूंढना है फेडरल पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो ये है जिसको मैं भी इंडोर्स करूंगा। लेकिन अगर आप पीटीबी को फॉलो कर रहे हैं, यूएचएस कर रहे हैं, तो फिर आप इसी को याद करेंगे। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो है कि हाइड्रोजन इज रिलीज्ड फ्रॉम अल्कोहल। हाइड्रोजन अल्कोहल देता है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन आपकी पीटीबी कहती है कि हाइड्रोजन इज गिवन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अल्कोहल एंड हाइड्रोक्सल इज गिवन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कुछ बच्चे हैं जो मेरी तरह बहुत ज़्यादा डम्ब है, वो सोच रहे होंगे सर किस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं और किस हाइड्रोक्सल आयन की बात कर रहे हैं। बेटा ये जो वाटर बना है ना, सारा रोना इसका है कि ये वाटर कैसे बन गया है। ठीक है, अब इस वाटर में इधर तो एस्टर बन के बात खत्म हो गई, इधर कहां से आ रहा है हाइड्रोक्सल और कौन दे रहा है प्रोटॉन? दोनों के पास OH ग्रुप है, कौन हाइड्रोजन देगा कौन हाइड्रोक्सल देगा, ये देखने वाली बात है। तो बेटा पीटीबी कहती है कि ये देगा प्रोटॉन और ये देगा हाइड्रोक्सल, जबकि बाकी बुक्स कहती हैं कि ये देगा प्रोटॉन और ये देगा हाइड्रोक्सल। यहाँ तक कि मैंने इंडियन एनसीईआरटी बुक है उसमें भी मैंने चेक किया था, उधर भी उन्होंने यही लिखा है कि जो अल्कोहल है वो आपको हाइड्रोक्सल देगा और एसिटिक एसिड आपको, सॉरी अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन देगा और एसिटिक एसिड आपको हाइड्रोक्सल ग्रुप देगा। ठीक है, ये बात मैंने ज़िम्नन कर दी। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज़ आप देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे, जो कि पहले भी मैंने बनाया था लास्ट लेक्चर में भी। सबसे पहले हम ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर, अभी मैं एसाइल ग्लिसरोल बनाने लगा हूँ। ठीक है, तो एसाइल ग्लिसरोल में क्या होता है बेटा, आपके पास एक कार्बन चेन होती है। मैंने अल्कोहल बोला है, अब अल्कोहल का लफ्ज़ ज़हन में रखना है, इधर हाइड्रोक्सल ग्रुप आएगा ही आएगा। देखो हमने एक पूरी चेन बनाई, उसके साथ OH लगाया और OH लगाया, दिस इज अ ग्लिसरोल। उसके साथ हमने लगाने हैं 3 फैटी एसिड। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तीनों फैटी एसिड हमसे एक साथ जुड़वा रहे हैं, तो मतलब कि हमेशा ये 3 साथ ही जुड़ेंगे? बेटा नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, वेट करें। मैं तीनों अलग अलग से नहीं बनाऊंगा, मैं उनको बना के एक ही दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगा मार्क करके। ठीक है, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, जो RCOOH है ना, यानी एसिड है, वो आपको देगा हाइड्रोक्सल, और इधर से मैं बना ही देता हूँ, मार्क कर देता हूँ ताकि ये बात याद रहे। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल। ठीक है, और ये अब आपको क्या देगा बच्चों, ये आपको देगा मैं सिर्फ कार्बन चेन बनाऊंगा। जो जगह मैंने छोड़ी है वहाँ पर क्या आना है, हाइड्रोजन आना है। इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी है, इधर भी है, जहाँ मैं लाइन डालूंगा ये समझ जाइएगा। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारी चीज़ें अलहदा बनाने बैठूँ। ठीक है, फिर आपका लेक्चर रह जाएगा, चीज़ें बड़ी प्यारी प्यारी बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। आज का जो लेक्चर है ना, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं बच्चों, जो कि आपको कभी किसी ने बताई नहीं है, बुक में लिखी हुई हैं, लेकिन हर टीचर उसको इग्नोर कर देते हैं। बेटा अगर तो सिर्फ एक फैटी एसिड आए ना, एक फैटी एसिड आके लगा है इधर, सिर्फ एक एसिड लगा है, तो इसको आप बोलेंगे मोनो एसाइल ग्लिसरोल। ठीक है, उधर जगह नहीं थी मैंने इसलिए लिख दिया, अगर एक फैटी एसिड हो। अच्छा, अगर 2 फैटी एसिड आके लग जाए, ये देखें इधर आगे 2 फैटी एसिड लग रहे हैं, तो फिर ये क्या कहलाएगा, डाई एसाइल ग्लिसरोल। अच्छा, मैं याद रखने के लिए एक और चीज़ बता देता हूँ, इसकी प्रॉपर एटामोलॉजी ये नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। डाई मीन्स 2 एसाइल ग्रुप्स, एसाइल ग्रुप हम इससे कह रहे हैं, याद है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज बेसिकली फैटी एसिड। वो उसके अंदर थोड़ी सी होती है, चेंज होता है, वो मैं बताऊंगा कहाँ होता है। इसका एक्चुअल चेंज हम 13 चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको हिंट्स दूंगा। अच्छा, ये वहां से आ गया इस वर्ड से, और ग्लिसरोल एज इट इज आ गया। ठीक है, तो जिसमें 2 एसाइल ग्रुप्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, डायसाइल ग्लिसरोल, और जिसमें 3 होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल।
अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ट्राइएसाइलग्लिसरॉल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? न्यूट्रल लिपिड। आपकी बॉडी में जितना भी खाने के तौर पे जाता है, जो स्टोर होता है, जो यूटिलाइज होता है, वो सारा का सारा ट्राइएसाइलग्लिसरॉल है बच्चों। और ये क्या है? न्यूट्रल लिपिड है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो अब हम इंपॉर्टेंस देखते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंस एसाइलग्लिसरॉल की नहीं है, ये इंपॉर्टेंस है ट्राइएसाइलग्लिसरॉल की। सबसे पहली है मोस्ट वाइड स्प्रेड एसाइलग्लिसरॉल, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, बॉडी का बेड़ा गर्क करने वाला भी यही होता है और बॉडी को कई दफा एनर्जी देने वाला भी यही होता है। मोस्ट वाइड स्प्रेड एसाइलग्लिसरॉल, ये बातें याद रहेंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है, दैट इज इसकी इंपॉर्टेंस में आ जाता है जब व्हेन यू हैव लो ब्लड ग्लूकोज, आपको शुगर नहीं है, ठीक है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन चला जाता है, ठीक है। तो जब ब्लड का जो शुगर है, शुगर लेवल कम हो जाएगा, तो फिर हार्मोन क्या करेंगे आपके पास, मतलब आप फास्टिंग में हो यार, रोज़ा रखा हुआ है, ठीक है, तो हार्मोन्स आएंगे और वो हार्मोन्स क्या करेंगे, वो हार्मोन्स आकर जो आपके पास स्टोर्ड ट्राइएसाइलग्लिसरॉल होगा ना, उसको मोबिलाइज करेंगे। मोबिलाइज मतलब ये मैंने मोबाइल से नहीं निकाला, इसका मतलब है उसको मूव करेंगे, ठीक है, मोबिलाइजेशन कॉज करेंगे उसमें, और जिसकी वजह से वो गुजरेगा एक प्रोसेस से और उससे क्या निकलेगी? एनर्जी। अब वो प्रोसेस कौन सा होता है? क्वेश्चन इज दैट कि वो प्रोसेस कौन सा होता है जिससे एनर्जी मिलती है हमें ट्राइएसाइलग्लिसरॉल से? और बेटा रेस्पिरेशन ही होता है। हमने सिर्फ ग्लूकोज के लिए पढ़ी है, लेकिन रेस्पिरेशन लिपिड की भी होती है, प्रोटीन की भी होती है, प्रोटीन की भी रेस्पिरेशन पॉसिबल है, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट डीप चला जाएगा, ना आपको समझ आनी है ना मुझे समझाना आना है, तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास, बाकी मैंने आपको बोल के बता दिया कि मेन कंपोनेंट ऑफ एडिपोज टिश्यू, मेन कंपोनेंट ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है, प्रोवाइड इंसुलेशन, ठीक है, प्रोवाइड इंसुलेशन। आपने देखा होगा जो बंदा थोड़ा सा मोटा होता है, इसे गर्मी ज़्यादा लगती है, उसकी वजह ये होती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजुरी, ये आपकी बॉडी को याद है मैंने एक वर्ड बोला था जिसको मैंने बहुत ही डेप्थ में जाके एक्सप्लेन किया था जब मैंने 8 बॉल पूल वाली कहानी सुनाई थी, कुशन। तो बेटा ये आपकी बॉडी को बेसिकली एक कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है ये, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजुरी। जैसे आपको जो प्लूरल फ्लूइड है आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है जर्क से और झटके से, ठीक है, आपका कार्डिक फ्लूइड आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ब्रेन को, तो उनके साथ साथ ये भी कहीं ना कहीं अमल दरामद करता है। कभी आप में से कोई चिकन लेने गया हो तो उससे आप कहिएगा कि आप दिल भी डाल देना उसका चिकन का, तो आप देखिएगा चिकन का जो दिल होता है ना, उसके इर्द गिर्द भी फैट की लेयर्स आपको नजर आएंगी, ठीक है, वो उधर भी ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आई ऑलवेज यूज टू से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर एक्सेस में आया तो फिर आप नहीं रहने के काबिल रहेंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा बच्चा, यहाँ पर अब हम देखेंगे ओवरऑल हमारा ग्लिसरॉल वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब हम देखेंगे व्हाट इज फैटी एसिड। तो बेटा फैटी एसिड होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है, इसमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे। आपने फैटी जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था तो आपने उधर एक पढ़ा था एसिटिक एसिड, फिर आपने पढ़े हैं डिफरेंट टाइप के, आगे हमने पढ़े थे एसिटिक एसिड था और डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े थे, अब मेरे जहन में नाम ही नहीं आ रहा, ऑक्सैलिक एसिड था और फ्यूमेरिक एसिड था, काफ़ी थे, अब मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे, ठीक है। तो कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन, उनमें इवन भी थे ओड भी थे, इनमें सिर्फ वो कार्बन एटम होंगे, यानी वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे जिनके अंदर कार्बन एटम जो हो ना उनका नंबर 2 के टेबल वाला हो। 2 के टेबल से मुराद 2 1 2, 2 2 4, C4 होगा इसमें, 2 3 6, C6 होगा, 2 4 8, C8 होगा, बिल्कुल ऐसे ही। और ये कहाँ तक रेंज करते हैं? C2 से C30 तक, यानी 30 तक जाना है, यानी 2 15 30, ठीक है। टोटल ये आपके पास क्या, आपके पास मौजूद हैं फैटी एसिड्स, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ है कि इनके अंदर स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है, स्ट्रेट
स्ट्रेट चेन, ठीक है। और तीसरी चीज़ है, इनके पास एक एसिडिक ग्रुप होता है। एसिडिक ग्रुप क्यों होता है? बिकॉज दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके पास कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज COOH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस इज बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ना हम इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। जनरल फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, RCOOH, जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ा था। अब इसमें R क्या है? R इज हाइड्रोकार्बन टेल, बस इतनी सी बात है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रख लेना आप भी। वो क्या याद रखनी है? वो सिंपल सी चीज़ है कि C2 से C30 में से कोई आ गया तो आपके पास क्या होगा? आपके पास होगा एक फैटी एसिड। C2 से C30 के अलावा कोई हुआ तो फिर वो क्या होगा? फैटी एसिड उसको नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन C2 से C30 तक भी सारे नहीं, सिर्फ वो जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल का मैंने इसलिए बताया कि वो हर बच्चे को आता है और उसको ज़हन में रखना ये बात ज़्यादा इजी रहती है कंपैरेटिवली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। मैंने ये दोनों पॉइंट इकट्ठे लिख दिए, ठीक है। इसकी वजह क्या थी कि इनका लॉजिक सेम था, ठीक है। लॉजिक सेम होने की वजह से मैंने इनको इकट्ठा लिखा है। तो जो सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इंक्रीज विद इसकी मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा बड़ी मजे की। इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन आर चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन आर चेन बच्चों, ठीक है। गॉट इट? अच्छा, अब देखते हैं कैसे। आपको एक MCQ आता है, उसमें वो आपसे पूछता है, ठीक है। यू हैव वो आपसे पूछ लेता है 63 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ विच कार्बोक्सिलिक एसिड या विच फैटी एसिड। उधर आपको एग्जांपल में लिखता है पामिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ऑलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, 5 एग्जांपल्स आपको दे देता है। अब आपने इसमें से देख लेना है कंपैरेटिवली किसके अंदर कार्बन एटम सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल आपने इसमें स्टीरिक एसिड नहीं होगा ऑप्शंस में, वो मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया। आप इसमें पामिटिक एसिड को याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका चूंकि मेल्टिंग पॉइंट देखिए कितना है 63, तो जाहिर बात है कि उसका ही होगा जिसके कार्बन एटम बहुत ज़्यादा हैं। पामिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं बेटा? 16 कार्बन एटम्स होते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास? 63। उसी तरह जो ब्यूटारिक एसिड की अगर हम बात करें तो ब्यूटारिक एसिड में कितने कार्बन एटम है? सिर्फ 4, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? -8 डिग्री। किधर 63 डिग्री, किधर -8 डिग्री, सिर्फ कार्बन एटम के नंबर चेंज होने की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही जो सॉल्युबिलिटी है ना पामिटिक एसिड की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वो ज़्यादा है। अब आपके ज़हन में आता होगा कि चूंकि पामिटिक एसिड बड़ा हो गया तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। नहीं बेटा, ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी पामिटिक एसिड की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्यूटारिक एसिड। इधर ये लाइन लिख लें कि राइट करें द सॉल्युबिलिटी ऑफ, मैं डिक्टेट करता हूँ आप राइट कर लें, द सॉल्युबिलिटी ऑफ पामिटिक एसिड इन the solubility of palmitic acid in organic solvent is more than that of butyric acid, ठीक है। Last but not the least one is specific gravity। अब ये specific gravity आप लोगों ने कभी किसी बुक में कहीं ये बात नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे ये चीज़ नज़र आई कि अगर बुक में लिखा हुआ है ये टॉपिक तो इट मीन्स कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो उसने इस चीज़ को इसमें ऐड किया है ना, तो हमें इसको करवाना चाहिए। तो मैंने फिर आज फैसला किया कि आप लोगों को बताऊं कि बेसिकली होती क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी। बेटा इसका एक नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, एक इसका नाम होता है रिलेटिव ग्रेविटी। क्या होता है? रिलेटिव ग्रेविटी। ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, लिपिड की होती कितनी, पहले तो ये देख लेना। लिपिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.8। अच्छा, अब इसके साथ आप पूछेंगे यूनिट क्या आएगा, तो बेटा याद रखें इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जब मैंने आपको एंगुलर मोशन वाला चैप्टर करवाया था, उसका पहला लेक्चर था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वहाँ मैंने आपको बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दुनिया की वो एक क्वांटिटी, खास क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन कोई नहीं है।
वहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि जब किसी चीज़ का रेशो होगा तो वहाँ पर ना डायमेंशन होगी ना यूनिट होगा, तो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए डायमेंशनलेस सुनते ही कि सर ये रेशो है किसी चीज़ की। बिल्कुल बेटा, ये रेशो है। किस चीज़ की रेशो है? मैं इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ, बल्कि रेशो ही लिख देते हैं। डेफिनेशन, रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, टू, मैं समझाता हूं, मुझे पता है आप लोगों के ऊपर से जा रही है अभी तक ये बात सारी, मैं नीचे एग्जांपल में समझाता हूं, एक दफ़ा पहले इसको नोट डाउन करें। टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड प्रेशर। अच्छा बच्चा, फॉर्मूला लिख लें, रो इधर लिखें, बल्कि मैं नीचे लिखता हूँ इसके, एक सेकेंड, ये एग्जांपल है, मैं आपको भी समझाता हूँ। इधर भी आते हैं हम, रो सॉरी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का साइन कोई नहीं होता, ये आएगा इधर रो ऑब्जेक्ट ओवर रो H2O यानी वाटर। अच्छा, अब एक और बात कर लेते हैं पहले, फिर मैं ऊपर आता हूँ। मैंने ना आपको एक बात बताई थी, हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 था बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। वहाँ मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज़ की रेशो ली जाए, ऊपर वाली क्वांटिटी अगर बड़ी हो, ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी हो, नीचे वाली क्वांटिटी छोटी हो, तब आंसर 1 से बड़ा आएगा। अगर ऊपर वाली क्वांटिटी कम हो, नीचे वाली क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो आंसर क्या आएगा? आंसर 1 से कम आएगा बेटा। तो जिसका आंसर 1 से कम आएगा यानी उसकी डेंसिटी क्या है? वाटर से कम है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी। वो क्या करेगी मेरे बच्चों? वाटर पे फ्लोट करेगी। ठीक है, इधर पहले उर्दू में लिखें, नोट बना के लिखें, नोट लिखें, अगर स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लें, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम आए, 1 से कम आए, तो वो चीज़ पानी पर फ्लोट करेगी लिख लें या तैरेगी लिख लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, करेगी। अच्छा, अब ये 2 बॉल्स हैं आपके सामने, ठीक है, ये आपके पास 2 बॉल्स हैं, एक है स्टील की बॉल है ये, और ये वुड की बॉल है। अच्छा, अब ये एक आपको नजर आ रहा है तैर रही है, एक आपको नजर आ रहा है ऊपर आई हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी डेंसिटी है, इधर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 500 है और वाटर की डेंसिटी 1000 है। इधर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 7800 है और इसकी 1000 है। डिवाइड कर लें, कट गए 0.5, 1 से आंसर कम आ गया, वो तैर रहा है। इधर क्या आएगा? 7 कट जाएगा और 7.8, 1 से आंसर ज्यादा आ गया, वो डूब गई चीज। तो आपने क्या पढ़ा कि लिपिड की डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, जो कि क्या है? लेस देन 1 है। लेस देन 1 होने का मतलब है कि लिपिड पानी में डालते ही फ्लोट कर जाएगा। यहां से यह बात समझ आ जाती है कि जब भी आप लिपिड खाएंगे उसकी इमल्सिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, बॉइल्ड सॉल्ट क्यों आता है, क्यों उसको इमल्सिफाई करता है। ये बात आज आपको समझ आ जानी चाहिए। ना आए, घर जाएं, किचन में जाएं, ठीक है, ग्लास निकालें, पानी डालें, थोड़ा सा ऑयल डालें, ऑयल जो मर्जी कर लें वाटर के ऊपर रहेगा। और यही बात मैंने आपको हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन में भी समझाई थी कि हमेशा वो अपना सरफेस एरिया वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर भी है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम भी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। ये आपने वैसे फर्स्ट टाइम पढ़ा है, अगर इसके बारे में कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम कंपेयर कर लेते हैं व्हाट इज सैचुरेटेड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड में खुसूसियत, हम सिर्फ खुसूसियत की बात करेंगे। सिंगल बॉन्ड तो दोनों में होंगे, सैचुरेटेड में भी होंगे, अनसैचुरेटेड में भी होंगे, लेकिन इसमें नो डबल बॉन्ड, नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं होगा। और इसमें कितने होंगे? 6 हो सकते हैं, अप टू 6 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड की बात होगी चेन, ये हमेशा स्ट्रेट होगी। बेटा इसका एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं आपको, बड़ा मजा आएगा आज उधर। ठीक है, और ये रिंग होगी या ब्रांच्ड होगी। ठीक है, रिंग या ब्रांच्ड होगी। दूसरी फॉर्म की बात कर लें
तो फॉर्म सीधी सी बात है, आपका जो फैट होता है यानी घी होता है, घी इज़ फैट, ठीक है, तो वो क्या करता होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। वहीं ऑयल जो होता है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल जो होता है, दीज ऑल आर यू कैन से अनसेचुरेटेड दैट, सो दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनके आगे रूम टेम्परेचर लिखना ज़रूरी है, मैंने जगह कहा है, मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स पर लिखना है कि एट रूम टेम्प, ओके, लिख लीजिएगा इसको। दूसरा कॉमन एग्जांपल, फैट, एनी टाइप ऑफ फैट दैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एंड हियर इज ऑयल्स, ठीक है, ऑयल मैंने एग्जांपल दे दी थी। फैट ज़्यादातर एनिमल से पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जब बड़ी ईद पर आप खाना पकाते हैं, बकरा वगैरह जहाँ कुर्बानी के बाद जब आप खाना पकाते हैं और उसके बाद आप वो खाने के बाद जो खाना बचता है उसको थोड़ी देर पड़ा रहने देते थे, ठीक है, शाम को आप देखते हैं कि उसी खाने के ऊपर एक ऑयल की तह जमी होती है बाकायदा, ठीक है, घी की तह होती है, वो बेसिकली ऑयल की नहीं होती। वो असल में हम कहते होते हैं ना कि जब ये इस तरह का जो मीट पकाते हैं तो हम ऑयल का कम इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर चर्बी होती है, एंड चर्बी इज़ फैट, लेकिन वो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, वो अनसैचुरेटेड नहीं होता। अभी मैं यहाँ पर एक मज़े का कॉन्सेप्ट बता दूँ आप लोगों को मैंने बोला कि इसकी स्ट्रेट चेन नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, ब्रांच्ड होगी, यानी यूँ कह लें कि इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो वो किंक वाला होगा, यानी यहाँ पर एक थोड़ा सा खम है, लेकिन इसका स्ट्रेट होगा। इसका स्ट्रेट होने की वजह से इसकी अलाइनमेंट बड़ी आसान है, अलाइनमेंट इजीली हो जाती है, जिसकी वजह से ये जल्दी जम जाता है और ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन इधर एक किंक आ जाता है, किंक इसको सेटल डाउन नहीं होने देता। जब वो सेटल डाउन नहीं होने देता तो ये ऑयल के तौर पर ही रहना पसंद करते हैं। समझ आ गई है? आगे एग्जाम्पल कर लें। आपके पास एग्जाम्पल में एसिटिक एसिड है, ठीक है, अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता एसिटिक एसिड का, फिर बेटा आपको सोचना चाहिए कि आपको ज़रूरत है चेंज करने की अपना जो क्या उसे कहते हैं, मेरे भी जहन से निकल गया वर्ड यार, वो जो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपने, ओहो सॉरी, इधर एसिटिक एसिड का बना देता हूँ, रुको, लेकिन आप लोगों को ये याद होना चाहिए एटलीस्ट, सबसे इजी है CH3COOH, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज ब्यूटेरिक एसिड, इसमें 4 कार्बन आ जाएंगे, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अच्छा एक गलती मत कीजिएगा, ज़्यादातर बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, ब्यूटेरिक एसिड में 4 कार्बन है सर, हाँ, अच्छा CH3 CH2 CH2 CH2, 3 CH2 नहीं डालने बेटा, 2 डालने हैं। आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को भी काउंट करना होता है, ठीक है, ये मिस्टेक सबसे बड़ी है, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना। अच्छा नेक्स्ट आपके पास मैंने 2 एग्जांपल लिख दी हैं, एक है सैचुरेटेड की, दैट इज़ पामेटिक लिख लें, और सैचुरेटेड में स्टीरिक लिख लें। दूसरा टिपिकल इनका सोर्स क्या है बेटा, मोस्ट फैट और ऑयल दोनों में पाए जाते हैं। ये फैट बेटा मैंने ये नहीं कहा कि ऑयल में बिल्कुल ही अनसैचुरेटेड होगा, प्रपोर्शन होता है, बस उसमें अनसैचुरेटेड ज़्यादा होता है। सिमिलर इसमें भी फैट और ऑयल दोनों में से ये पाए जाते हैं, पामेटिक भी और स्टीरिक भी। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन, चेन में 15 होते हैं, 16वां कार्बन COOH का होता है, ठीक है, और इसमें कितने होते हैं, 18 कार्बन, चेन में 17 होते हैं, 18वां कार्बन COOH का होता है। अच्छा कंडेंस्ड फार्मूला, ये आप लोगों की असाइनमेंट है आज की, कंडेंस्ड फार्मूला ये चारों के आपने मुझे लिख के दिखाने हैं, ना लिखे गए तो फिर अगले लेक्चर में मैं लिख दूंगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट 63 और इसका 70 बच्चों। उसके बाद हमारे पास है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड में हमारे पास है ऑलिक, ठीक है, ऑलिक और लिनोलिक, लिनोलिक। ऑलिक कहाँ से लिया जाता है, ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली ऑलिक एसिड ही होता है। एंड जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, जो आप इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल, वो बेसिकली लिनोलिक होता है, और दोनों के अंदर कार्बन कितने होते हैं, 18 होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि इसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ऑलिक में, और इसमें 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट बड़े मज़े के हैं, एक का 4 है और एक का -5 है, देख लो कितने कम है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। और अच्छा एक और बात याद रख लो, मैंने इधर ना मेल्टिंग पॉइंट में साथ ही लिख दिया था कि डिग्री सेल्सियस में है। अब काइंडली इसको फ़ारेनहाइट वगैरह में ना समझ के बैठ जाना, मैंने ये वैल्यूज़ डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग लिखी हैं, अगर कन्वर्ट करनी हुई तो ध्यान से कन्वर्ट करना, ठीक है। अच्छा
अब मोनोसैचुरेटेड कौन सा होता है? जिसमें 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा ना, उसको आप कहते हो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जिसमें मैनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे ना, कार्बन के दरमियान में ये जो डबल बॉन्ड होते हैं बहुत ज़्यादा होंगे जिसमें, उसको आप क्या कहोगे? पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। समझ आ गई? वो आ गई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ लिख लें, इनमें से हेल्दी कौन सा होता है और अनहेल्दी कौन सा होता है? बेटा जो आपके पास ये, वैसे मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो आपसे पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना बेटा, ये अनहेल्दी होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड आपके लिए अच्छे नहीं होते, ये क्या होते हैं? अनहेल्दी। और मज़े की बात ये है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो कि आप बेसिकली ले रहे हैं वेजिटेबल से, वो आपके लिए क्या होते हैं? मस्ट होते हैं, असेंशियल होते हैं बॉडी के लिए। वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर असेंशियल while saturated are unhealthy for your body. ठीक है, both are fatty acid but depend upon their composition. Next is waxes. ठीक है, अब waxes में waxes क्या होते हैं? हम इसका पहले केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, देन हम इंपॉर्टेंस देखेंगे, देन हम इनकी 2 टाइप्स देखेंगे। उसके बाद टर्पिनॉइड्स हैं, देन स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, एंड देन लास्ट इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो इंशाल्लाह 10-15 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं सारे को वाइंड अप कर दूँ। बेटा जो वैक्सेस होते हैं ना आपके पास, ये लॉन्ग चेन अल्केन्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन अल्केन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी एक खासियत है, इनमें जो कार्बन एटम होते हैं ना, जैसे हमने फैटी एसिड में पढ़ा, वो क्या है? इवन है। इनमें क्या है? विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें सारे ऑड होंगे, जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे ना, वो सारे इसमें होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और रेंज कहाँ से करेंगे बेटा? ये इनकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? C25 से C35 तक, C25 टू C35। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इनमें क्या क्या होता है? एंड अल्कोहल। ठीक है, एंड अल्कोहल, ये बेसिकली मिक्सचर लिख लें, यहाँ पर मिक्सचर लिख लें, मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स। कौन कौन से वो भी लिख दिया मैंने। उसके अलावा इनमें क्या होता है? अल्कोहल होता है। ठीक है, उसके अलावा इनमें क्या होते हैं? कीटोन्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब खुदारा मेरे पे रहम कीजिएगा, मैंने ये क्लियर कर दिया है कि जो फैटी एसिड है उनमें ओड नंबर नहीं होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये अल्केन के लिए है, काइंडली उसको इधर वाले फैटी एसिड पे अप्लाई ना कर दीजिएगा। ठीक है, बड़ा गर्क हो जाता है जब इस तरह के आप कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करते हैं। ठीक है, मिक्स नहीं करना है किसी भी चीज़ को, मैंने क्लियर कर दिया है। एक और बात याद रखें, अक्सर ना क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने कल ही पढ़ा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट पॉसिबिलिटी टू बी फाउंड इन वैक्सेस। तो उनमें आपके पास एसिटिक एसिड था, पैल्मिटिक था, स्टीरिक था, और इसी तरह 3-4 एग्जाम्पल्स थी, ऑलिक था। अब यहाँ पर बच्चों ने ज़्यादा सोचा कि चलो वैक्सेस सॉलिड होते हैं तो उनके अंदर अनसैचुरेटेड नहीं पाया जाएगा। बेटा ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इसमें लॉन्ग चेन वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड इसमें नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये लीव्स में होता है। ठीक है, लीव्स के इर्द गिर्द क्यूटिकल है ना, तो क्यूटिकल एक वैक्स है। ठीक है, और वो क्या करती है? वो प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, दूसरी चीज़ वो क्या करती है? वो वाटर प्रूफ होती है, यानी वो वाटर लॉस से भी बचाती है, एब्रेसिव डैमेज से भी बचाती है। अब वर्ड आप पढ़ तो लेते हैं एब्रेसिव डैमेज, लेकिन एब्रेसिव डैमेज होता क्या है? कभी ये सोचा है? बेटा एब्रेसिव डैमेज हर वो डैमेज जो आपको खुरचे, यानी आपकी स्किन के ऊपर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ रख के यूँ खींचें और वो आपकी स्किन को ऊपर से खुरचे। जैसे आप गाजर को लेके छीलते हैं तो आप एक प्रॉपर उसको छिलका नहीं उतार रहे होते हो, आप उसको छील रहे होते हो। उस वे में कोई चीज़ अगर डैमेज करने की कोशिश करेगी तो उससे ये प्रोटेक्ट करेगा, एब्रेसिव, प्रोटेक्ट फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको ये किस चीज़ से बचाता है? ये वाटर बैरियर के तौर पे एक्ट करता है, क्योंकि वाटर प्रूफ होता है तो इसीलिए वाटर बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। वाटर बैरियर के तौर पे क्यों एक्ट कर पाता है? क्योंकि नॉन पोलर होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा? हाइड्रोफोबिक होगा, पानी से दूर भागेगा। हाइड्रोफोबिक का मैंने बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट आपको पिछले से लेक्चर में समझाया था, अब मैं उसकी तरफ आना पसंद नहीं करूँगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके अलावा ये एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट में पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी ये मौजूद है।
अच्छा, इसके अलावा कहाँ कहाँ पर हो सकता है? ये बर्ड्स के फैदर्स में हो सकता है, इन बर्ड्स फैदर्स, ठीक है, बर्ड्स फैदर्स में हो सकता है। उसके अलावा शीप की जो वूल होती है उसमें हो सकता है, ठीक है। उसी तरह फिर अगर ये प्रोटेक्शन दे रहा है तो प्रोटेक्शन के साथ साथ ये आपको इंसुलेशन भी दे रहा है, ठीक है। इंसुलेशन का वैसे मैंने मेजर एक दफ़ा आपको लिखवा दिया था कि इंसुलेशन का भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके ओवरऑल जितने भी यूजेस थे मोस्टली वो तो मैं लिखवा चुका, इससे बढ़कर ना आपको ज़रूरत है। अगर आपको कोई नज़र आए तो आप वो लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, चॉइस इज़ योर्स। अब होते हैं नेचुरल वैक्सेस और सिंथेटिक वैक्सेस। तो जो सिंपल लिपिड से होते हैं ना, सिंपल लिपिड यानी जो अल्लाह ताला ने बनाया, उनको हम कहते हैं नेचुरल वैक्सेस, ठीक है। वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो जितनी भी ऊपर मैंने चीज़ें लिखवाई हैं, लाइक हनी कॉम में जो होता है, हनी कॉम के अंदर जो वैक्स पाया जाता है वो एक नेचुरल वैक्स है। उसके अलावा जो क्यूटिकल मैंने लिखवाया लीफ की सरफेस पे जो मौजूद होता है वो आपका एक नेचुरल वैक्स है, ठीक है। उसके अलावा इनकी एक नेचुरल वैक्स की एक खसूसियत होती है, क्या? केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकली क्या होते हैं? ये इनर्ट होते हैं, यानी रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ इनमें होती है, दैट इज़ कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से भी रेजिस्टेंट होते हैं। यानी एटमॉस्फेयर, देखो आपको पता है ना, आज से राउंड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ ऑक्सीडेटिव नहीं थी, अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिव था, रिडक्शन होती थी इधर, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं थी ना, वो तो फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होनी शुरू हुई, फिर स्लो 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 राउंड अबाउट 420 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर ऑक्सीजन का इतना ज़ख़ीरा हो गया कि जो एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीडेटिव हो गया ना। तो जो आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन है ना, उससे रेजिस्टेंट होता है। यहाँ पे लिख लें रेजिस्टेंट टूवर्ड्स, ठीक है, रेजिस्टेंट टूवर्ड्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज सिंथेटिक वैक्सेस। अब सिंथेटिक वैक्सेस कौन से होते हैं? विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, जिनको हम लेते हैं, हासिल करते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड पॉलीइथाइलीन। इन दो चीज़ों से जो हम ले रहे होते हैं ना वैक्सेस, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक वैक्सेस, ठीक है। अच्छा, ये इनमें आपके पास एग्जांपल है बड़ी मशहूर, आप बार बार फिजिक्स में नाम लेते हैं, पैराफिन, पैराफिन पेपर, पैराफिन, पैराफिन पेपर। बेटा वो बेसिकली एक सिंथेटिक वैक्स है, ठीक है। और मज़े की बात बताऊं, ये कैंडल जो होती है ना, ये बेसिकली पैराफिन की बनी हुई होती है, ठीक है। कैंडल में मौजूद होता है पैराफिन, जो कि कैंडल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्लास इज टर्पिनॉइड्स या टर्पिन्स। अच्छा, टर्पिनॉइड जो है ना, इसको हम काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि ये एक पॉलीमर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल रिपीटिंग से बना होता है, ये वेरी लार्ज होते हैं। पहली खसूसियत है इनकी वेरी लार्ज, और दूसरी है इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा बताऊँगा, ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स में बताऊँगा इंपॉर्टेंट ग्रुप, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी इंपॉर्टेंस सही से याद रहेगी। तो ये बना किससे होता है? रिपीटिंग ऑफ आइसोप्रीनाइड यूनिट्स, और इनको हम आइसोप्रीन यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि व्हाट आर आइसोप्रीनाइड यूनिट्स, ठीक है। तो बेटा आइसोप्रीनाइड यूनिट क्या हैं, उनका मैं जनरल फार्मूला लिखता हूँ। उनमें क्या पाया जाता है? 5 कार्बन होते हैं, 8 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। C5H8 को कहते हैं, और इसका एक जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है आपके पास, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH3 CH2, सॉरी इधर 2 आएगा ना, CH2 एंड CH3। ये आपके पास क्या है? आइसोप्रीनाइड यूनिट है, और इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है मेरे बच्चों, समझ आ गई? यहां तक तो हमारा चला गया आइसोप्रीनाइड यूनिट। ये इस यूनिट के बार बार रिपीट होने से आपके पास क्या बनता है? टर्पिनाइड्स बनते हैं। अच्छा, अब हमारे पास मोनोटर्पीन है, डायटर्पीन है, ट्राइटर्पीन है। आप में से सारे बच्चे समझेंगे सर जिसमें एक टर्पिनाइड यूनिट होगा, आइसोप्रीन यूनिट होगा, उसे हम मोनोटर्पिनाइड बोलेंगे। बेटा नहीं, मोनोटर्पीन वो होगा जिसके अंदर 2 आइसोप्रीनाइड यूनिट होंगे। आइसोप्रीन यूनिट जिसमें 2 होंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोटर्पीन। लाइक मेंथोल, मेंथोल आपने अक्सर सुना हुआ है,
टूथपेस्ट में होता है, ठंडा ठंडा एहसास देता है, मिंट वाला। तो मेंथोल एक आइसोप्रीन यूनिट, 2 आइसोप्रीन यूनिट से बनता है। जिसमें 4 आइसोप्रीन यूनिट होंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, डायटरपीन। और इसकी सबसे मज़े की एग्जांपल है फाइटोल। अब फाइटोल क्या है बेटा, फाइटोल टेल क्लोरोफिल की जो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। और उसका आपने फॉर्मूला भी याद हो तो पढ़ा था, C20H32। देखो ज़रा, 5 4 20, 8 4 32, बिल्कुल वही जनरल फार्मूले से हमने इसका पूरा वो निकाल लिया। और जिसमें 6 आइसोप्रीन यूनिट होंगे वो क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, 6 आइसोप्रीन यूनिट वाला ट्राइटरपीन, ठीक है। और उसकी एग्जांपल आपके पास सिंपल है, दैट इज एम्बरीन। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, यानी अजीब सा कंपाउंड होता है, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, ठीक है। और उसके अलावा जैसे जिनमें मैनी होंगे आइसोप्रीन यूनिट, मैनी आइसोप्रीन यूनिट, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीटरपीन, ठीक है, पॉलीटरपीन कहेंगे। और याद रखिएगा न्यूट्रल लिपिड, जो आप न्यूट्रल रबर, जो आपके पास रबर पाया जाता है, वो बेसिकली क्या है, एक आइसोप्रीन यूनिट है मेरे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आपका आगे रह गया स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन और फॉस्फोलिपिड्स। तो कल वैसे तो आपको छुट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन कल आपको छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि आज इस दफ़ा इस वीक में हमने ऑलरेडी 2 छुट्टियां आपको दी हैं, ठीक है। आपको कल की छुट्टी नहीं है, कल हम लोग पढ़ेंगे आगे जो हमारा रह गया है, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, इट्स इनफ, ठीक है। इतना आपसे भी नहीं लिखा जाना, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज़्यादा इसमें नई चीज़ें आपको मुझे पता है सीखने को मिली हैं। तो मैं इसमें कुछ भी और एडिशन नहीं करना चाहता। जो बाकी के रिमेनिंग पोर्शंस हैं वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। कल आपकी छुट्टी नहीं है, याद रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए बच्चों, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स क्रैक इट, अल्लाह हाफ़िज़।